नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह वीडियो लाभ हानि का पहला वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, है ना। लाभ हानि के अंतर्गत जितने भी बेसिक पॉइंट हैं पहले मैं उनको बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन की ओर ले चलूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। तो पहले बेसिक को हम सीखेंगे, एक एक बारीक पॉइंट पर हम बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे तो आसानी से लगेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिक क्लास बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक क्लास माँ के दूध के समान होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बेसिक आना चाहिए। इसमें मैं आप लोगों को एक एक ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसे जानेंगे और जानने के बाद आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मार्केट में तीन तरह का मूल्य होता है। तीन तरह का मूल्य होता है। एक मूल्य होता है क्रय मूल्य, एक मूल्य होता है क्रय मूल्य जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस, और इसी को हम संकेत के रूप में लिखते हैं सीपी, और इसी को हम सीपी ही लिखेंगे। इतना बड़ा क्रय मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा मूल्य होता है विक्रय मूल्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी लिखेंगे, है ना। इसको एसपी लिखेंगे, इतना बड़ा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरे तरह का मूल्य होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। इसी को अंकित मूल्य, इसी को सूची मूल्य, इसी को छपा मूल्य आदि नामों से भी जानते हैं। और इसके लिए मैं संकेत, मैं जो शॉर्ट में यूज करूंगा वो यूज करूंगा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। तो ये तीन तरह के मूल्य होते हैं। तीनों में अंतर आपको पहले बता दूं। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई सामान खरीद कर ले आते हैं। मान लो मैं एक दुकानदार हूं, मैं सामान खरीद कर ले आऊंगा, तो जिस मूल्य पर मैं सामान खरीद कर ले आ रहा हूं वो क्या है, क्रय मूल्य है। अब उसी सामान को मैं बेचूंगा भी, है ना। जिस मूल्य पर मैं बेचूंगा वह क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। लेकिन हमने खरीदा, हमने बेचा, ये तो दो मूल्य हो गया। खरीदा तो क्रय मूल्य, उसी सामान को जिस मूल्य पर बेचा तो विक्रय मूल्य। लेकिन इन दोनों से हट करके एक अलग मूल्य होता है ना। जो आपका कोई भी सामान होता है उसके ऊपर लिखा रहता है ना। उसी को कहते हैं अंकित मूल्य, उसी को कहते हैं सूची मूल्य, इसी को कहते हैं छपा मूल्य, इसी को कहा जाता है अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना। और अंग्रेजी में कहा जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी एमआरपी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये जो मूल्य होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, मैक्सिमम कहा गया है ना, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा दाम में कोई दुकानदार नहीं बेच सकता। उस पर लिखा है जो उससे ज़्यादा दाम में कोई दुकानदार नहीं बेच सकता। अब देखिए अगला पॉइंट आपका ये ध्यान में रखना है कि भाई हम खरीदेंगे बेचेंगे, है ना, तो ऐसी दशा में हमको लाभ होना चाहिए, है ना। तो अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, बेच रहे हो आप ज़्यादा में, खरीद कर ले आए हो कम में, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन आपने खरीद कर ले आया ज़्यादा रुपए में और बेच दिया कम रुपए में, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। यानी आप यहाँ पर ये सिंपल फार्मूला देख लो। हालांकि इनका हमें प्रयोग बहुत विशेष परिस्थिति में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इनका प्रयोग नहीं करना है। ये तो सब माइंड में ही हो जाएगा, है ना, दिमाग में ही ये सब कैलकुलेशन होगा। तो इसका मतलब हुआ विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय में से क्रय घटा देंगे, है ना, तो लाभ होगा। विक्रय में से क्रय घटाएंगे तो लाभ होगा, लेकिन क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगा। अगर क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, हम बेच रहे हैं कम में, तो घटेगा, है ना। जो कम वाला रहेगा वही ना घटेगा। तो हमने खरीदा है ज़्यादा में और बेचा है कम में, तो क्रय मूल्य होगा ज़्यादा, विक्रय मूल्य होगा कम, तो क्रय में से विक्रय घटेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये बात जानते रहो। प्रतिशत लाभ है, ये देखो प्रतिशत लाभ का फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले की कुछ खासियत है, उस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए, है ना। जब भी लाभ होता है वह क्रय मूल्य पर होता है, ध्यान देना। जब भी लाभ होता है वह किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। जैसे आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और उसको 100 रुपए का सामान आपने खरीदा है। अब उसे चाहे भैया आप 80 में बेचो, चाहे उसे 115 में बेचो, लेकिन जब भी अपना हिसाब लगाओगे तो आप क्रय मूल्य से, यानी कितने में खरीद कर ले आए थे, उसी से आप तुलना करते हो कि जितने में खरीद कर ले आए थे उससे कम में बेचे हैं या फिर उससे हमने ज़्यादा में बेचा है। यानी लाभ हुआ या हानि हुआ, उसकी तुलना आप क्रय मूल्य से करते हो, यानी जितने में खरीद कर ले आए हो उससे करते हो। इसीलिए बटे में क्रय मूल्य होता है।
है ना। तो लाभ के बटे में भी क्रय मूल्य होता है, हानि के बटे में भी क्रय मूल्य होता है, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे यहाँ पर 100% कर देते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। हानि प्रतिशत का फार्मूला होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। अब दोस्तों यहीं से कुछ बातें हैं जिनको आप किताबों में नहीं पाओगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिए। यहाँ पर तो लाभ हो गया हमारा किस पर, लाभ या हानि हमारा क्रय मूल्य पर आधारित होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में फोर्स करके, क्वेश्चन में आपको एकदम फोर्स करके पूछा जाए कि लाभ विक्रय मूल्य पर कितना है, भैया लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है ना। तो लाभ अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे कह दे लाभ विक्रय मूल्य पर कितना होता है, तो लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तब सूत्र क्या लगाना पड़ेगा, लाभ गुणे लाभ बटे 100, सॉरी लाभ बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100, तब ये लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, उसका लाभ विक्रय मूल्य पर कितना है। भैया उसका लाभ क्रय मूल्य पर तो 20% है, लेकिन विक्रय मूल्य पर कितना है, तो विक्रय मूल्य वहां पर फोर्स करके कहेगा तो आपको बटे में विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। अब तीसरी बात, अगला पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि प्रतिशत लाभ अगर संख्या में हो जाए, है ना, प्रतिशत लाभ, देखो लाभ अगर संख्या में हो गया तो क्या होगा, लाभ संख्या, लाभ संख्या। लेकिन उस क्वेश्चन में आपको बताएगा कि लाभ किस पर आधारित है, क्रय मूल्य पर आधारित है कि विक्रय मूल्य पर आधारित, विक्रय संख्या पर आधारित है, क्रय संख्या पर आधारित है कि विक्रय संख्या पर। अगर आपका लाभ जो होगा वो क्रय संख्या पर आधारित है तो बटे में तुम्हारा विक्रय संख्या रहेगा, विक्रय संख्या रहेगा, और गुणे क्या हो जाएगा 100। उसी तरह से आपका ये प्रतिशत हानि का भी फार्मूला होगा, है ना, प्रतिशत हानि का भी उसी तरह से फार्मूला होगा। अब यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर यही लाभ संख्या तुम्हारा विक्रय संख्या पर आधारित होगा, लाभ संख्या जो होगा विक्रय संख्या पर आधारित होगा, है ना, तो बटे में क्या होगा, क्रय संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ क्रय रहेगा, क्रय संख्या पर आधारित रहेगा तो यहाँ विक्रय संख्या हो जाएगा, और यहाँ विक्रय संख्या पर आधारित रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रय संख्या पर आधारित हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो ये क्रय मूल्य पर आधारित रहेगा, ये जो संख्या लाभ होगा वो क्रय मूल्य पर आधारित रहेगा तो बटे में विक्रय संख्या, और यहाँ पर विक्रय संख्या पर, विक्रय मूल्य पर आधारित रहेगा लाभ संख्या तो बटे में क्रय संख्या। ऊपर एक क्वेश्चन रखा हूं मैं, देख लीजिए यहाँ पर, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको देखो कहा है ना कि 15 सेब बेचने पर 3 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 सेब बेचेगा, ठीक, 15 सेब बेचेगा, लेकिन 3 सेब, ये क्या है, 3 सेब संख्या है ना, 3 सेब के, ये 3 सेब है और ये क्या है, संख्या है, और ये किस पर आधारित है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ है ना, यानी क्रय मूल्य पर आधारित है। तो भैया बटे में क्या रहेगा, विक्रय संख्या रहेगा। अब देखो जो लाभ हुआ है वो कितने का है, 3 का है, और ये 3 किस पर आधारित है, क्रय संख्या, क्रय मूल्य पर ना, तो बटे में विक्रय संख्या रखना पड़ेगा। अब देखो बेच कितना रहा है, 15 से बेच रहा है तो विक्रय संख्या कितना होगा, 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 100। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 से इसको क्रॉस कर देंगे, 5 20% आपका क्या हो जाएगा, क्रय 20% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये इतनी बात हो गई। एक पॉइंट और जानना कि आप को जब मानना होगा तो क्रय मूल्य को 100% मानना, है ना, क्रय मूल्य को 100% मानना। अगर 100% से कम में बेचेगा तो हानि होगा, 100% से ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बहादुरी होती है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन जब समझ में आ जाता है तो लगाने का तरीका भी हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो हम लगाने का तरीका कौन सा लगाएंगे, है ना। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको लगाना तो चुटकियों का खेल है। समझने में ताकत लगती है, लगाने में नहीं। यहाँ पर कहा है किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 2 लाख रुपए में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है
ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, उसे कितना प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचना चाहिए। अब इसमें दोस्तों है क्या ना कि 2 लाख रुपए में 500 पुस्तक तो खरीद लिया, लेकिन वह इसे इतने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, है ना। यानी 500 में से जब 50 निःशुल्क, बेचते समय 50 निःशुल्क पढ़े, इसका मतलब है 500 पुस्तकों को वह खरीदा, सॉरी ये हटाना पड़ेगा, इसका मतलब है 500 पुस्तकों को वह खरीदा है 2 लाख रुपए में, और फिर कह रहा है इस हिसाब किताब से वह बेचे कि 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े। तो 500 में से 50 निकाल दो, इसका मतलब 450 पुस्तक बेचने पर ही उसका अपना दाम मिल जाए, है ना, उसका अपना, यानी 2 लाख रुपए जो था, 2 लाख रुपए जो था तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा 500 पुस्तक खरीदने पर लगा दिया है, और वह कह रहा है इस हिसाब किताब से बेचे कि 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, यानी 450 पुस्तक बेचने पर ही आपका ये 2 लाख रुपया इसे मिल जाए, प्राप्त हो जाए। अब जो आगे तुम्हारा 50 पुस्तक बचा है, इसको जब बेचेगा तो यही क्या होगा, लाभ होगा, यही क्या होगा, लाभ हो जाएगा। और जब लाभ हो रहा है तो देखिए दोस्तों, यहां पर 50 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, 50 पुस्तक का लाभ होगा। लेकिन ये 50 पुस्तक का लाभ किस पर होगा, विक्रय मूल्य पर आधारित होगा, क्योंकि ये बेचना है ना इसे, तो ये विक्रय मूल्य पर आधारित होगा, क्योंकि वह 450 पुस्तकें बेचा है ना। तो ये जो 50 पुस्तकें फिर बेचेगा तो ये विक्रय मूल्य पर आधारित रहेगा। इसका मतलब जब लाभ संख्या में 50 पुस्तक का है और ये तुम्हारा विक्रय मूल्य पर आधारित है, तो बटे में क्रय संख्या रखेंगे, और क्रय संख्या कितना है, यानी खरीद कर कितना लाया है, विक्रेता 500 पुस्तकें खरीद कर ले आया है ना। तो यहाँ पर बटे में कितना होगा, 500, बटे में कितना होगा, 500, और यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक एक शून्य आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 50 दूना 100 हो जाएगा, और ये 10, 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10%, यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर फोर्स करके बताया है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखो क्रय मूल्य जो होता है वह अपने आप में 100% होता है ना, ठीक है ना। तो आप मान लो क्रय किया है कितने में, 100 रुपए में, और बेच किस पर रहा है, 20% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, यानी विक्रय कितना हो रहा है, विक्रय कितना हो रहा है कितने में, तो आप कहोगे 25% लाभ, यानी 100 में खरीदा है, 25% लाभ, इसका मतलब 125 रुपए में वह बेच रहा है। ठीक, अब इसको लाभ हो रहा है कितने का, इसको लाभ हुआ कितने का, इसको लाभ हुआ 25 का, और लाभ है बटे क्रय मूल्य होता है, तो भैया क्रय मूल्य तो होता है, ठीक है रख देंगे क्रय मूल्य, है ना। लेकिन यहाँ पर कहा है विक्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत होगा, यानी ये जो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य के आधार पर देखा जाए तो कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 125, इसलिए बटे में 125 रखना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि जब लाभ आपका विक्रय मूल्य पर आधारित होगा तो बटे में विक्रय संख्या रखना पड़ेगा, है ना, या विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 25 बटे 125, और यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, 100, 25 से कन्नम 25, 25 पंजे 125, है ना, 5 से इसको 5 दूना 10, यानी 20%, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इसको आप पढ़ो तो पढ़ते ही उत्तर आ जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तब, समझ में नहीं आएगा तो आप
लगाओगे भी तो भी नहीं उत्तर आएगा। इसमें कहा है किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना हो जाता है ना। तो देखिए दोस्तों, 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब खरीदा था कोई और दाम था, है ना। वह खरीदा किसी और दाम पर था, लेकिन वह क्या कर रहा है, 69 में बेच रहा है ना। अब वो सोच रहा है, देखो 69 में बेचने यानी ये भी विक्रय मूल्य था, ये भी क्या था, विक्रय मूल्य था, लेकिन इस मूल्य पर बेचने के बजाय वह कितने में बेचे, 78 रुपए में बेचता है, तो लाभ क्या हो जाता है, प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत दुगना हो जाता है। अब देखो यहां पर जितना लाभ हो रहा था, है ना, यहां पर जितना लाभ हो रहा था, अब इतने में बेचने पर तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा था, है ना, लेकिन अब इतने के बजाय इतने में बेचने लगेगा तो लाभ दुगना हो जाएगा। इसका मतलब यहां जितना लाभ होगा उतने लाभ यहां भी हो रहा था। तो यहां पर देख लो अंतर कितना है, 69 और 78 में 9 का अंतर है। तो इसका मतलब यहां से यहां ये गया है बेचने के लिए, तो 9 रुपया बढ़ा है। इसका मतलब वस्तु 9 रुपए में यहाँ की तुलना में 9 रुपए कम में खरीदी गई थी, और 69 से हम 9 कम कर देंगे, इसका मतलब वस्तु 60 रुपए में खरीदी गई थी। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना था केवल, है ना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना था कि 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचता है तो लाभ दुगना हो जाता है। इसका मतलब 69 में बेचने पर जो लाभ हो रहा था 78 में बेचने पर वह दुगना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ का अंतर देख लिया, यहाँ 9 रुपया हो रहा था, इसका मतलब यहाँ भी 9 रुपया हो रहा था। तो वही 9 रुपया हम कम कर दिए, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक दुकानदार 1140 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि हुई। अब उसने 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो उसका परिणाम क्या होगा, है ना। दोस्तों देखो, एक दुकानदार था, वह 1140 रुपया में पिस्ता बेच रहा था, तो उसको पता चला कि 5% की हानि हो गई, उसे पता चला कि 5% की हानि हो गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 1140 रुपया है, 1140 में बेचने से 5% की हानि हो गई, यानी टोटल 100% होता है, उसमें से 5% नुकसान हो गया, यानी 95% ही मिला। यानी ये हम कह सकते हैं कि 1140 रुपया 5% हानि के बराबर है, यानी 95% के बराबर है। जब 95% के बराबर था तो 95% से मैंने भाग दे दिया, तो 1% की वैल्यू आएगी, 1% की वैल्यू आएगी। अब 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से 19 पचे 95, 19 छक्का 114 हो गया, कितना ऊपर 60 नीचे 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। हमने कहा ना 95 से भाग दे दिया तो 1% की वैल्यू आई। इसका मतलब 1% माने 12 रुपया हो रहा है, 1% माने 12 रुपया हो रहा है। अब ये कह रहा 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 1% माने अगर 12 है, तो 1260 में आप क्या करिए, 1% की वैल्यू जो 12 है, इस 12 से भाग दे दीजिए, है ना। देखो ये जैसे 12 तो 1% है, लेकिन 1260 तो 1% से ज्यादा है ना, ज्यादा है कि नहीं। तो मैं 1% से भाग दे रहा हूं, तो यहां पर पता चल जाएगा कि ये कितना परसेंट है ना। ये बहुत ज्यादा परसेंट है, 100 से ज्यादा परसेंट है, और उसमें 1% से मैं भाग दे रहा हूं, तो अभी पता चल जाएगा कि कितना परसेंट ये है। तो मैंने क्या किया, 12 से भाग दे दिया, 12 एकन्नम 12, है ना, 12 एकन्नम 12, 12 टोटल कट गया। अब 6 को काटेंगे, कटेगा नहीं, 2 अंक लेना पड़ेगा, तो 0 बढ़ेगा, 12 पच्चे 60, यानी
ये 1260 105% के बराबर है। अपने आप में तो कोई भी 100% होता है ना। तो ये 105% है, यानी 5% ज्यादा है, इसका मतलब इसको 5% लाभ हो रहा है, इसको 5% लाभ हो रहा है। बस यही था इसका सॉल्यूशन। बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं है ना। मैं तो आप लोगों को 2-3 सॉल्यूशन दे सकता हूं, लेकिन ये इस वीडियो में आपके लिए एक ही मैं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को बोरिंग फील होने लगता है कि ये 3-3 4-4 तरीका बता रहा है ना। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे संक्षेप होगा मैं उसी को बताऊंगा, है ना। तो इसका उत्तर क्या आया? 5% लाभ आया। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए साथियों, अगला सवाल है, इसमें कहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक चीज और देखो, ये जो तुम्हारा क्रय मूल्य होता है और जो विक्रय मूल्य होता है, दोनों अलग अलग मूल्य होते हैं, दोनों अलग अलग मूल्य होते हैं। और इनके बीच जो अंतर होता है, इनके बीच जो अंतर होता है, वही अंतर तुम्हारा या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में इनके बीच जो अंतर है वो कितना है? 221 रुपया है। कितना है? 221 रुपया इनके बीच अंतर है कि नहीं? और ये 221 रुपया का अंतर इनके बीच है। अब देखिए कहा है यदि लाभ प्रतिशत 17% है, लाभ प्रतिशत 17% है, इसका मतलब है कि लाभ प्रतिशत 17% है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। ठीक, विक्रय मूल्य जो होता है वो 100% से ज्यादा रहेगा तो लाभ होगा, और 100% से कम रहेगा तो हानि होगा। लेकिन यहाँ पर बताया है लाभ प्रतिशत 17% है, यानी इस सौदे में क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितना? 17%। अगर ये 100% है, इसका मतलब 17% लाभ पर बिक रहा है, इसका मतलब ये 117% है कि नहीं है? तो देखो, क्रय और विक्रय के बीच रुपया में अंतर तुम्हारा 221 है, लेकिन क्रय और विक्रय के बीच प्रतिशत का अंतर कितना है? तो आप कहोगे दोनों के बीच अंतर कितना है? 17% है। बात तो सेम है। क्रय विक्रय के बीच यहाँ भी अंतर है, क्रय विक्रय के बीच यहाँ भी अंतर है। फर्क इतना है कि यहाँ पर रुपया में अंतर है और यहाँ पर प्रतिशत में अंतर है। दोनों चीजें बराबर हैं, दोनों चीजें बराबर हैं। अब एक चीज और याद रखना, ये एक संख्या है, इस संख्या के बराबर जितना प्रतिशत रहेगा ना, इसके बराबर जितना प्रतिशत रहेगा वो बटे में रहेगा, वो इसके बटे में रखो ताकि 1% हो जाए, है ना। और जो ज्ञात करना उससे गुणा कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये 221 ये क्या है? लाभ है। ये क्या है? लाभ है। और यहाँ पर यानी क्रय विक्रय के बीच अंतर 221 है, और क्रय विक्रय के बीच अंतर परसेंट में कितना है? 17 है। इसका मतलब 221 17% के बराबर है, तो मैंने 17 से भाग दे दिया तो हो गया 1%। हो गया कितना? 1%। और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, ये तो 1% है ना, ये क्या है? 1% है। अगर मुझे 10% की वैल्यू ज्ञात करना है तो 10 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है उससे मैं गुणा करूंगा, है ना। कहा विक्रय मूल्य क्या है? तो भैया विक्रय मूल्य तुम्हारा 117% है, इसलिए हम 117 से गुणा कर देंगे, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। देखो 17 एकन्नम 17, है ना। 22 में से 17 घटा बच गया कितना? 5 हो जाएगा 51। 17 तिया 51, 13 और 17 का गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते हो तो इकाई इकाई वाला अंक गुणा कर लो, है ना। इकाई इकाई वाला अंक गुणा कर लो, इकाई पर क्या रहेगा वो पता चल जाएगा। यहाँ इकाई पर है 7, यहाँ पर इकाई पर है 3। 7 तिया 21, 21 में इकाई पर क्या होता है? 1 होता है। इन चारों में कहाँ इकाई पर 1 है? यही है, तो यही उत्तर होगा। ना हो तो आप गुणा करके देख लो, आएगा 1521 ही, है ना। तो आपको पूरा गुणा भी नहीं करना है,
है ना। इकाई का इकाई से गुणा कर लिया, इकाई पर कौन सा अंक आएगा पता चल गया, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया है तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। कितना गजब क्वेश्चन है, आपने शायद ऐसे क्वेश्चन को लगाया भी होगा। चलो हम बताते हैं एकदम शॉर्ट तरीका जो आपके दिमाग में घर बनाकर बस जाएगा, है ना। यहाँ पर कहा है यदि कुल वस्तुओं के 80% को, यानी मान लिया हमारे पास कुल वस्तु कितनी थी, 100 वस्तु थी, है ना। और 100 वस्तु थी, हर वस्तु का दाम मैं मान लेता हूं कितना है, 1 रुपया है। तो 100 वस्तु है, इसका मतलब दाम भी कितना है, 100 है। तो यही 100 वस्तु है 100 रुपए की है, 100 वस्तु है 100 रुपए की है, ठीक ना। अब इसमें कहा है यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा जाए, कुल वस्तु तो यही है ना। इसका 80% वस्तु कितना होगा, 80, 100 का 80% 80 होगा। शेष वस्तु कितना होगा, शेष वस्तु देखो 100 में से 80% ये हो गया, है ना, 80 हो गया, तो बचा कितना, 20, ये हो गया। अब इसने कहा है 80% को 15% हानि पर बेचा जाए, यानी इन 80 वस्तुओं को 15% हानि पर बेचेंगे, ठीक है भैया। देखो ये अपने आप में 100% कहलाएगा, 15% घट जाएगा तो कितना कहलाएगा, ये 85, ये कितने में पर बिकेगा, 85% पर बिकेगा, यानी 15% हानि हो जाएगा तो 85% पर बिकेगा, बटे कितना हो गया, 100। और ये वाली वस्तु क्या है, शेष वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाए। शेष वस्तु कितनी है, 20 है, इसको 15% लाभ, लाभ का मतलब है 100 से ज्यादा, है ना। यहाँ पर कहा है 15% लाभ, इसका मतलब 100 से 15 ज्यादा, तो हो जाएगा 100, 15%, है ना। अब इनको जोड़ करके आप देख लो 100 से कम कितना है, पता चल जाएगा। अब ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 17, 5 से इसको 17, और ये 20 एकन्नम 20, और 20 पंजे 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये तो हो गया 23, ये वाला हो गया कितना, 23 हो गया भैया। और ये 17 चौक के 68 हो गया भैया, है ना। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, देखो 8 और 3 11 का 1 हासिल हुआ कितना, 1, 6 दू 8 हासिल 1 9, 91, यानी 100 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपया था, है ना। तो अब कितना आपको मिल रहा है, 91 मिल रहा है, यानी 100 वस्तुएं, 100 रुपए की सामान 91 रुपए में बेची जा रही है, तो कितना घाटा है, देखो 9 का घाटा है। तो बस यही 9% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। इसमें कहा है किसी बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। देखो दोस्तों 230 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा, 15% लाभ, इसका मतलब 115% होगा, है ना। यानी ये 230 आपका 115% के बराबर है। और मैंने कहा था कोई भी संख्या आपके पास हो वो जितने प्रतिशत के बराबर होगी उस प्रतिशत से भाग दीजिएगा ताकि 1% हो जाए, है ना। 230 में बेचने पर 15% का लाभ हुआ, इसका मतलब 100% होता है, ये 100% से 15 ज्यादा तो हो गया 15% लाभ। इसका मतलब 230 क्या है, 15% लाभ, इसका मतलब ये 115% के 115% के बराबर है। तो 115% से भाग दे दिया, 1% की वैल्यू हो गई, ठीक, 1% की वैल्यू हो गई। अब इसमें मैं उससे से गुणा करूंगा जो हमको ज्ञात करना है। कहा है यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ का मतलब 120, यानी 120% की वैल्यू पूछ रहा है, तो बिक्री कीमत क्या होगी, है ना। तो बस यही इतना है, इतना समझ लो तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ज़्यादा आपको फार्मूला वगैरह कुछ नहीं रटना है। अभी मैंने पीछे जितना फार्मूला बताया क्या किसी फार्मूले का यूज किया, नहीं, आप भी नहीं करोगे, है ना। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए,
अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। कैसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 5 दूना 10 और एक बच गया, 5 तिया 15, 5 से इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। 5 दूना 10, 5 चौके 20, और ये 23 दहाम में 223, यही ना होगा, सॉरी 23 दहाम में 230 हो जाएगा। या फिर आप 23 एकन्नम 23 कर दिए, ये वाला जीरो नहीं कटेगा, रख लिए। और 24 का 10 से गुणा करोगे तो 24 के पीछे ये जीरो बढ़ जाएगा, 240 ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये हमारा अपना अगला क्वेश्चन है और यही अंतिम क्वेश्चन है ना। इसमें कहा है एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। भैया 1900 में बेचेगा तो 5% हानि हो जाएगी, इसका मतलब 100 से 5 कम हो जाएगा, यानी 95% ही मिलेगा। 1900 रुपया में 1900 प्रतिशत में क्या है, 5% हानि है, इसका मतलब 95 है। रुपया में 1900 और परसेंट में 95% है, तो इसका मतलब ये 1900 और ये 95% दोनों बराबर हैं। इसीलिए मैं 1900 के बटे में 95% रख रहा हूं ताकि 1% की वैल्यू आ जाए, है ना। और अब मैं गुणा करूंगा उससे जो हमको ज्ञात करना है। कहा है तो पंखे को किस कीमत पर बेचा जाए कि 20% लाभ हो। 20% लाभ का मतलब 100 से 20 ज्यादा, यानी 120% का मान हमको ज्ञात करना है। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखिए 19 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 19 एकन्नम 19, तो ऊपर देखो 19 केवल कटेगा, 2 जीरो बचेगा। 19 एकन्नम 19 और ये दोनों जीरो बच गया तो 100, और ये 19 बचे 95, ठीक। और ये 5 है ना, इस 5 से मैं इसे काट देता हूँ, है ना। 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। इस 24 का 100 से गुणा कर दूं, 2400, यही क्या हो गया, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। मुश्किल कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसानी से मैथ लगाया जा सकता है। मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों को एकदम जीरो से जय घोष तक पहुंचाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेहनत करते रहो, मैं भी आपके लिए जी जान से मेहनत करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।